हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 1 में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? ठीक है, यह संक्रमण धातु किसे कहते हैं, संक्रमण धातुओं की विशेषताएं। क्वेश्चन सिंपल तरीके से पूछा जाता है। मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कहना रहता है कि सर आप क्वेश्चन नहीं समझाते। तो देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और संक्रमण तत्व की विशेषताएं। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि स्टूडेंट डी ब्लॉक के तत्व ही संक्रमण तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब इसकी परिभाषा समझिए। ऐसे तत्व जिनके वास्तविक रूप या समान रूप से पाए जाने वाले आक्सीकरण अवस्थाओं में उपांतिम कोश में आंशिक पूर्ण डी उपकोष होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। देखिए ये आपका किताबी भाषा का परिभाषा है। समझ रहे कि कोई भी तत्व जिनके आंतरिक मतलब अंतिम मतलब क्या होता है, अंतिम मतलब बाह्यतम कोश। अच्छा, उपांतिम क्या है, उसके एक अंदर वाला कोश। समझ रहे ना, जिसके उपांतिम कोश में आंशिक पूर्ण डी उपकोष होते हैं, मतलब स्टूडेंट आंशिक रूप से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन खाली भी रह सकते हैं और या तो पूर्ण भरे भी रह सकते हैं। अब देखिए मैं आप सिंपल तरीके से परिभाषा बताता हूं। डी ब्लॉक के तत्व कौन कहलाएंगे कि ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांतिम कोश के डी उपकोष में प्रवेश करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। हमारे अनुसार आप लिखें, गलत नहीं कहलाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझोगे। और उसमें अयुग्मित रह गई, यदि पूर्ण भरा है डी, तो फिर उसको हम कह सकते हैं कि ये संक्रमण धातु या परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाएगा, इसलिए संक्रमण तत्व नहीं कहलाएंगे। जैसे कि जिंक, कैडमियम और Hg, समझ रहे हैं, मतलब जिंक, कैडमियम और पारा को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। संक्रमण तत्व नहीं माना जाता क्योंकि उसके अंतिम डी में जो होते हैं पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं 10-10। इस कारण से माना जाता है कि वो संक्रमण धातु नहीं है, फिर भी उनको संक्रमण धातुओं के साथ रखा गया है। एक क्वेश्चन आता है, जिंक, कैडमियम और Hg को वास्तविक रूप से संक्रमण धातु नहीं माना जाता, क्यों? क्योंकि उसके अंतिम डी उपकोष में पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। समझ गए? तो ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांतिम कोश में डी उपकोष में प्रवेश करते हैं, उसे हम कहते हैं संक्रमण तत्व। चीजें क्लियर? अब आप लोगों ने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा इस प्रकार से कि बीच में होता है डी, इधर एस होता है, इधर पी होता है और बीच में होता है डी। होता है कि नहीं? और ये दोनों अर्थात एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को जोड़ने का काम करता है और अधिकांशतः संकुल यौगिक बनाता है, जो कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, अर्थात ये अधिकांशतः धनी है और ये कुछ ऋणी भी होते हैं और धनी भी होते हैं। इनको जोड़ने का काम करता है, उसे हम कहते हैं संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु, है ना। यदि पूर्ण भरा होगा तो वो संक्रमण का गुण नहीं दर्शाएगा, क्योंकि पूर्णता भरा है, किसी से क्रिया नहीं करेगा। तो संक्रमण का मतलब होता ही है क्रिया। क्या अर्थ होता है संक्रमण का अर्थ? क्रिया। मतलब जो किसी से इलेक्ट्रॉन ले देकर जोड़ने का काम करेगा वही तो संक्रमण कहलाएगा। तो जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं और क्या होते हैं, अयुग्मित रूप से होते हैं, वही कहलाएंगे संक्रमण तत्व। चीजें क्लियर हो गई स्टूडेंट? इतना तो आसान तरीके से आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आपका आगे है संक्रमण यानी डी ब्लॉक के तत्वों अर्थात संक्रमण तत्वों की विशेषताएं। ठीक, पहला नंबर देखें, ये कठोर तथा उच्च गलनांक वाले धातु होते हैं। केवल मरकरी Hg द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब इससे ऑब्जेक्टिव कैसे पाया जाएगा कि संक्रमण तत्व में से ऐसा कौन सा तत्व है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो मरकरी, Hg। कौन सा स्टूडेंट? Hg, मरकरी। तो कठोर है क्योंकि इनके बीच आकर्षण बल प्रबल होता है। आकर्षण बल जिस तत्व में भी बाह्यतम कोश से नाभिक के बीच प्रबल होता है वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और जब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं तो इनका गलनांक उच्च होता है। क्यों? क्योंकि गलनांक होता क्या है, किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया मतलब जो ताप लगता है उसे गलनांक कहते हैं। तो चूंकि ये ठोस है, इसके मध्य आकर्षण बल अधिक है, इसलिए स्टूडेंट इसका गलनांक उच्च होता है। समझ रहे हैं? जैसे कि कोई आपके पास यहां पर परमाणु है, इसमें कई कोश हैं, नाभिक से जब आकर्षण बल प्रबल है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है ना। इस कारण से इसका आयनन ऊर्जा भी उच्च होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। समझ रहे ना? अब आयनन ऊर्जा उच्च होगा तो इसका गलनांकोत्नांक भी उच्च होगा, क्योंकि इसको गलाना है भैया, तोड़ना है। जब तोड़ना है तो अधिक ऊर्जा लगेगा। समझ रहे? तो आयनन ऊर्जा गलनांकोत्नांक इसका उच्च होता है।
ठीक है। दूसरा देखें, ये अन्य धातुओं की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बाह्यतम कोश, चीजें समझें, जिनके भी जितना आकर्षण बल प्रबल होगा थोड़ा कम क्रियाशील हो। कारण क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो आसानी से क्रिया भी नहीं करेंगे। इस कारण से जैसे एस ब्लॉक के क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु आप समझते होंगे, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में। जब 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन यहाँ डी से निकालना है इलेक्ट्रॉन, इसलिए थोड़ा सा कम क्रियाशील होते हैं। ठीक। तीसरा देखिए, ये रंगीन आयन बनाते हैं। अब इसका क्वेश्चन आता है, रंगीन आयन बनाते हैं क्यों? रंगीन आयन बनाते हैं क्यों, समझ रहे हैं? तो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं कुछ चीजें। जैसे मान के चलता हूं, ये निम्न ऊर्जा स्तर है ना, डी का, और ये उच्च ऊर्जा स्तर है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पे जाता है तो प्रकाश किरणों में जिन रंगों को अवशोषित कर लेता है, समझ रहे हैं, तो वो हमें दिखाई नहीं देता, किंतु जिनको नहीं कर पाता तो उसको उत्सर्जित कर देता है। क्या कर देता है? उत्सर्जित कर देता है। और जो उत्सर्जित करता है स्टूडेंट, वही हमको दिखाई देता है। ये चीज मैं आपको आगे विधिवत समझाऊंगा, एक अलग से क्वेश्चन लाऊंगा कि ये रंगीन आयन बनाते हैं क्यों, लेकिन अभी केवल आपको यहाँ पर विशेषताएं समझना है कि ये रंगीन आयन बनाते हैं, जो आज का टॉपिक है। ठीक। चलिए, ये अधिकांशतः अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, अनुचुंबकीय क्या होता है? जिसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो किसी दूसरे को खींचने का ये क्षमता रखते हैं। इस कारण से स्टूडेंट इसमें हम कहते हैं अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित होता है। परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था, परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था कैसे होता है? जैसे कोई भी ऑर्बिटल है, अयुग्मित है, समझ रहे हैं, और कुछ उसमें युग्मित भी कक्षक हैं, तो वो कक्षक क्या करते हैं, अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे कक्षक में चल जाते हैं, तो वहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। इस कारण से परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक। चलिए, ये तथा इनके यौगिक उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा दे, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा दे, वो स्टूडेंट क्या कहलाता है? उत्प्रेरक, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहे। तो जैसे अमोनिया बनाने की हैबर विधि में आपने पढ़ा होगा, आयरन का प्रयोग किया जाता है ना, तो वहां पर आयरन क्या है? क्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहता है। तो ये सभी के सभी संक्रमण जो धातु हैं, इनमें उत्प्रेरक का गुण पाया जाता है, मतलब दूसरे को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। चीजें क्लियर? ये अधिकांशतः जटिल यौगिक बनाते हैं। जटिल यौगिक मतलब संकुल यौगिक। आप पढ़ोगे इसके अगले चैप्टर में कि संकुल यौगिक क्या है, चैप्टर 9 में पूरा उसका विधिवत आपको समझाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अभी यहां पर आप समझें कि डी ब्लॉक के तत्व अर्थात संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं अर्थात जटिल यौगिक बनाते हैं। तो ये विशेषताएं आपको थोड़ा सा यहां पर लिख लेना है। जो नोट्स नहीं लिए हैं स्टूडेंट, वो क्या करें कि इसको स्क्रीनशॉट ले लें और विधिवत लिखते चलें। और जिनको नोट्स लेना भी है, यदि समझ रहे हैं ना, तो 968529 पर कांटेक्ट करें। मात्र 100 रुपए में ऑल चैप्टर के विधिवत नोट्स आपको दिए जाएंगे। तो आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।